धन्यवाद बच्चों। स्वागत की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं डॉक्टर ममता चंसोरिया जी से निवेदन करती हूं कि वे प्रोफेसर नीरजा गुप्ता कुलपति सांची विश्वविद्यालय का स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र से स्वागत करें। धन्यवाद मैम। अब मैं डॉक्टर अल्पना त्रिवेदी जी से निवेदन करती हूं कि वे प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी का स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र से स्वागत करें। धन्यवाद मैम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं स्वागत उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर संतोष कुमार वर्मा जी, स्वराज संस्थान संचालय। नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पिछले एक साल से 12 मार्च 2021 से जब भारत सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक फॉर्मल उद्घाटन किया, तब से स्वराज संस्थान संचालनालय लगातार आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम करता चला आ रहा है। तो उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक विषय ऐसा आया कि स्वाधीनता आंदोलन का विमर्श पिछले 75 सालों में किस तरह से बदला है। इस विषय पर जब दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान ने इस एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए एक आमंत्रित किया कि स्वराज संस्थान मिलकर इस तरह कोई कार्यक्रम कर सकता है, तो स्वराज हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि अगर ऐसा स्वराज संस्थान कर सकता है तो हम साथ में मिलकर करेंगे। तो स्वराज संस्थान के कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक और कार्यक्रम ये जुड़ा है कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वाधीनता का विमर्श में क्या परिवर्तन आया है, तो इस अवसर पर हम एक कार्यक्रम संयुक्त रूप से दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के साथ कर रहे हैं। इस अवसर पर आप सभी विद्वत जनों का यहाँ स्वागत है। जैसा कि मंच पर हमारे कुसुमलता केडिया जी मौजूद हैं, मेरे को बड़ी खुशी हुई कि जब मैं यहाँ स्वराज संस्थान में मैं ज्वाइन किया और जब धर्मपाल शोधपीठ का मुझे निदेशक का चार्ज मिला, तो मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई कि जिस चेयर पर विराजमान थी वहाँ मुझे बैठने का अवसर मिला। तो मैं अपने आप को बड़ा कृतज्ञ महसूस करता हूँ कि वहाँ मैं बैठने को मिला। हमारे बीच में सांची यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीरजा गुप्ता जी मौजूद हैं। परिचय की श्रृंखला में आएगा कि उनका परिचय दिया जाएगा, पर मैं तो ये जानता हूँ कि बड़ी विद्वान हैं और उनके कई व्याख्यानों को मुझे सुनने का अवसर मिला है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि वो यहाँ आई और उन्होंने अध्यक्षता स्वीकार की। स्वराज संस्थान संचालनालय ने जब ये प्रपोजल स्वीकार करने के लिए भेजा, तो हमारे प्रमुख सचिव महोदय और स्वराज संस्थान के जो संचालक हैं आदरणीय शिवशेखर शुक्ला जी, उन्होंने सहर्ष इसको स्वीकृति प्रदान की। साथ में हमारी मंत्री महोदया, जिन्होंने कार्यक्रम में न केवल स्वीकृति प्रदान की बल्कि जो आपका समापन सत्र है उसकी अध्यक्षता भी वो करने वाली हैं। तो यहाँ वो है नहीं है, वो अगले सत्र में मौजूद होंगी, तो उनका मैं अभी प्रत्यक्ष रूप से ही स्वागत करता हूँ। और आप सभी लोग यहाँ जो पधारे हुए हैं, श्री दीपक शर्मा जी जो दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के सचिव भी हैं, वो यहाँ आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ।
श्री विजय मनोहर तिवारी जी सूचना आयुक्त हैं मध्य प्रदेश के, और अगले व्याख्यानों में हमें उनका मार्गदर्शन मिलेगा, वो यहाँ मौजूद हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे दिल्ली से आए हुए श्री आशुतोष भटनागर जी, जो हमारे जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के निदेशक रहे हैं, श्री प्रफुल्ल जी जो ऑर्गेनाइज़र के संपादक हैं, हमारे प्रशांत पोल जी, जिनके हम आलेखों को लगातार अखबारों में पढ़ते रहते हैं, और उनकी वो 15 दिन अभी एक सीरीज़ के रूप में भी आई है, हम सब ने करीब करीब देखा होगा, तो वो हमारे बीच में मौजूद है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। इसके साथ साथ और भी हमारे विद्वतजन, हमारे कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर्स यहाँ मौजूद हैं। अब मैं सबका नाम ले लूँ, मैं सब मेरी परिचित हैं, तो मैं सबका स्वागत करता हूँ। और यहाँ साथ साथ में रिसर्च स्कॉलर्स हैं ढेर सारे, मैं देख पा रहा हूँ। तुम सबका, मेरे सहकर्मियों का, स्वराज संस्थान संचालनालय, दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ कार्यक्रम में लगातार लगे हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आज जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब यह जरूरी हो जाता है कि हम एक बार फिर स्वाधीनता आंदोलन को समग्रता में देखने की कोशिश करें। हमें इतिहास में यह बताया व पढ़ाया जाता है कि मानो भारत को आज़ादी किसी एक पार्टी, व्यक्ति या विचारधारा ने ही दिलाई थी, जबकि वास्तव में ऐसा था नहीं। वह एक विराट राजनीतिक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें हर कोई अपने ढंग से अपना योगदान कर रहा था। वनवासी, ग्रामीण, नागर, कस्बाई, हर तरह का समाज व लोग अपने अपने संसाधनों से स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे। सीहोर, राहतगढ़, झाबुआ आदि तमाम छोटी छोटी जगहों से लोगों ने लगातार लड़ाइयां लड़ी। आज हमारा यह दायित्व बनता है कि हम ऐसी स्थानों, नायकों, समाजों को इतिहास में उनका सही दाय दिलाएं। वस्तुतः यह आंदोलन भारतीय स्वत्व का समग्र प्रकटीकरण था, जिसमें धर्म, संस्कृति, परंपराएं, दर्शन, लोक मान्यताएं, लोक धर्म आदि प्रमुखता से शामिल थे। धर्म उन्हें सत्य के लिए लड़ने की प्रेरणा देता था, तो भारतीय संस्कृति विराट मानव मूल्यों का संवर्धन करती थी। इन तमाम बातों को समझते व दृष्टिगत रखते हुए इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन स्वाधीनता आंदोलन का विमर्श तब और अब शीर्षक से किया जा रहा है, जिसमें इस सत्र में हम स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास लेखन विषय पर बातचीत करेंगे। निश्चित तौर पर जो बातें मैंने पूर्व में कही हैं, उन बातों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे सम्मानित विद्वान वक्ता विषय पर सार्थक, गंभीर और विचारोत्तेजक बातचीत करेंगे। इसी में मैं विषय प्रवर्तन के लिए डॉक्टर मुकेश कुमार मिश्रा जी, आप निदेशक दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान से हैं, आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। सर प्लीज। मंचासीन परम आदरणीय प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी, परम आदरणीय प्रोफेसर नीरजा गुप्ता जी, मित्र संतोष कुमार वर्मा जी, डॉक्टर सावित्री सिंह परिहार जी, और सभागार में सामने उपस्थित प्रोफेसर ममता चौंसरिया जी, प्रोफेसर रुचि घोष जी, प्रोफेसर अल्पना त्रिवेदी जी, हमारे आज के जो सत्रों में वक्तव्य देने वाले हैं आदरणीय विजय मनोहर तिवारी जी, आदरणीय प्रशांत पोल जी, श्री प्रफुल्ल केतकर जी, आशुतोष भटनागर जी, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और मुझे विषय परिवर्तन के लिए कहा जरूर गया है, लेकिन सार तत्व सावित्री जी ने आपके सामने रख दिया है। स्वाधीनता आंदोलन का विमर्श तब और अब, तो थोड़ा अधूरा लगा, तो हमने उसमें एक टैगलाइन दी, अमृत काल के परिप्रेक्ष्य में। आखिर कल एक शौर्य गाथा नाम से एक प्रदर्शनी और चित्र कार्यशाला का उद्घाटन में मुझे बोलने का अवसर मिला, और उसका शीर्षक था ज्ञात अज्ञात नायकों के बारे में अलंकरण करना। तो मेरे ध्यान में आया कि 75 साल में भी हमको कुछ अज्ञात रह गया है। ये कुछ विडंबना सी बात नहीं है कि अगर 75 साल स्वाधीनता को हो गए और बहुत सारी बातें अज्ञात हैं, और हम अमृत काल के संदर्भ में, प्रसंग में आज अपनी सारी ऊर्जा इस बात में लगा रहे हैं, सरकारें हमारी संस्थाएं, कि हम उन अज्ञात चीज़ों को, जानकारियों को, घटनाओं को, नायकों को ढूंढना पड़ रहा है, तो ये एक बड़ी विडंबना सी बात है। इसलिए हमारा दायित्व, कर्तव्य बहुत बढ़ जाता है। तो स्वाधीनता आंदोलन का विमर्श तब और अब,
इसलिए कि हम भी जब से होश संभाले हैं तब से ये देखते रहे हैं कि इतिहास की पुस्तकों को भी पढ़ा है और डिस्कोर्स जो समाज में चलता है उसको भी देखा, समझा, सुना है। लोगों के बीच रहे हैं, काम किया हम सब ने। तो अभी कुछ साल पहले तक, और अगर सीधा सीधा मोटे तौर पर कहा जाए कि अमृतकाल के अभियान के पहले तक कहा जाता रहा कि एक जो हमारे हाथ में आज हमारे पास स्वाधीनता है, जो ये आज़ादी मिली है, वो यूं ही नहीं मिली है। कुछ विशेष परिवारों, कुछ संगठनों, कुछ संस्थाओं, कुछ समूहों के बलिदान और उनके त्याग के कारण मिल पाई है। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। लेकिन उन क्रांतिकारियों को भी लोगों ने विस्मृत करने की चेष्टा की जिन्होंने अपनी दे दी जान। तो ऐसे बातों को ध्यान में रख करके ये थीम रखी गई। और इसमें जब थीम हम लोग सोच रहे थे तो कुछ एक दिन में करना है तो क्या प्रसंग हो सकता है। तो एक तो इतिहास लेखन कैसे हुआ है और उस पर क्या डिस्कोर्स खड़ा किया गया है, स्वाधीनता आंदोलन का जो विमर्श खड़ा किया गया है लेखन के माध्यम से, वो क्या है। क्योंकि वो लेखन ही एक पार्टी के अध्यक्ष को ये कहने के लिए प्रेरित करता है कि उनके परिवार का तो एक कुत्ता भी नहीं मरा है, हमारे तो पूरे सब लोग बलिदान हो गए हैं। ये कहाँ से प्रेरणा आती है, ये बयान देने की ताकत कहाँ से आती है एक 75 साल के आदमी के अंदर। यूं ही नहीं आती है। वो आदमी कोई अचानक तो नहीं प्रकट हो गया, उसके अंदर भी कोई विचार प्रक्रिया आई होगी, उसने भी 10 किताबें पढ़ी होंगी, उसने भी अपने समूहों में बैठ करके कुछ डिस्कोर्स को देखा होगा, और तब वो आज ये कह पा रहा है, कहने का साहस कर रहा है, दुस्साहस कर रहा है कि उनके परिवार का कुत्ता भी नहीं मरा है और हमारे परिवार का हर आदमी बलिदान दे चुका है और आज़ादी इसलिए मिल पाई है। इसलिए ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। और जो दूसरा सत्र है, विस्मृत इतिहास और स्वाधीनता के नए पृष्ठ। जब अमृतकाल की घोषणा हुई और देश भर में अभियान चला, अनेक संस्थाओं ने काम किया, हम सब भी यहाँ सामने हमारे बड़े अग्रज लोग बैठे हैं जिनके साथ हमने बहुत सारे बैठकों में भी चीज़ें सुनी और देखा कि ऐसी बहुत सारे विमर्श जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जो कम से कम राष्ट्रीय महत्व नहीं तो कम से कम प्रादेशिक महत्व के हैं, वो तक 70 साल में 75 साल में डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बन पाए हैं, पाठ्यक्रम का अंग नहीं बन पाए हैं। आज सरकारों को बड़े बड़े प्रोग्राम करके ही बताना पड़ रहा है कि साहब रघुनाथ साहब, शंकर साहब को तोप के आगे खड़ा कर दिया गया था। और जब खड़ा कर दिया गया था तो 2000 लोग 4000 लोग जो देख रहे थे वो क्या सोच रहे थे और वो किस तरह का मनोभाव था, किस तरह के हमारे वनवासी नायकों ने किस तरह से कितने कम संसाधनों में इतनी बड़ी सत्ता से लड़ाई लड़ी, ये विमर्श के केंद्र में नहीं है। इसलिए जो नए पृष्ठ हैं वो कैसे सामने आ रहे हैं। प्रशांत फूल जी ने इस पर काम किया, आशुतोष जी भाई साहब ने काम किया, प्रफुल्ल जी ने काम किया, विजय जी ने काम किया। ऐसे बहुत सारे लोगों ने पिछले 1.5-2 साल में खूब काम किया है। और आप ये देख पाएंगे कि अब बहुत सारी नई जानकारियाँ हमारे सामने आई हैं। हमने जलियांवाला बाग सुना, पढ़ा, लेकिन हमें मानगढ़ अब याद आया है जब प्रधानमंत्री जी ने आकर के उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। ऐसे बहुत सारे स्थान देश भर में हैं। तो हमारे स्वाधीनता के नए पृष्ठों पर भी हम चर्चा करें, ऐसा हमारा सोचना था। तीसरा एक सत्र है इतिहास, विमर्श और मीडिया। ये बड़ा मेरे लिए अंदर से कुछ हलचल मचाने वाला सत्र है। और सामने प्रफुल्ल जी भाई साहब बैठे हैं। हम जब छोटे थे तो हमारे ज़माने में वो चाय की दुकानों पर, हॉस्टल में भी रहते थे, तो बाहर चाय की चौराहे पर बैठ के खूब इतिहास पर चर्चाएं हमने सुनी है। ना हमने कभी केमिस्ट्री पर चर्चा सुनी, ना फिजिक्स पर चर्चा सुनी, ना गणित पर चर्चा सुनी। लेकिन इतिहास सबके रुचि का भी विषय है और चर्चा का भी विषय है, विमर्श का भी विषय है। और उसमें पूरा जो जोरन का काम करता है वो मीडिया करता है। अखबार में राहुल गांधी का बयान छपा, मान लीजिए कि सावरकर कुछ हैं, मतलब मैं यहाँ से नहीं बोलूँगा, आप सब जानते हो क्या बोलते हैं, लेकिन वो अखबार में छपा और अखबार वाले का एक कर्तव्य होता है, संपादक का एक कर्तव्य होता है कि उसी के साथ एक पहले उनके कंट्रीब्यूशन को रेखांकित करे कि तुम जो कह रहे हो ये उसका फैक्ट है। लेकिन नहीं, मीडिया ऐसा काम नहीं करती है। मीडिया ऐसा करती है कि किसी के बयान के आधार पर इतिहास को रेखांकित कर देती है, इतिहास को हमारे ऊपर थोप देती है, हमारे विमर्श को हमारे मन में कहीं ना कहीं जगह बना देती है। इसलिए इतिहास, विमर्श और हमारी 75 साल की मीडिया की जो यात्रा है, मैं ज़्यादा यहाँ से कुछ दोषारोपण नहीं करूँगा, लेकिन ये
अध्ययन करने का विषय है कि मीडिया ने हमारे इतिहास विमर्श को ठीक करने में, दुरुस्त करने में, बनाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई है और कैसे अभी भी वो अपने शायद या तो दायित्व को समझ नहीं रही है या शायद समझना चाहती नहीं है या कुछ और उद्देश्य हो सकता है। और फिर वीर सावरकर एक ऐसे अप्रतिम नायक हैं जिन पर बार बार आक्षेप आता है एक विशेष ग्रुप के द्वारा, और लगातार ये इसीलिए आता है क्योंकि आपने बार बार ये सिद्ध किया अपने डिस्कोर्स में, दुनिया को ये बताया है कि साहब हमारे समूह ने, हमारे पार्टी ने, हमारे परिवार ने, हमारे कुछ वरिष्ठ नेताओं ने ये आज़ादी दिलाई है, इसलिए बाकी लोगों का जो योगदान है वो कमतर है या नगण्य है या किसी रेखांकित उल्लेखनीय नहीं है। इस दृष्टि से हमारे उदय माहूरकर जी ने बहुत अच्छी पुस्तक उनके ऊपर लिखी है और हमने सोचा कि उनका हम उद्बोधन सुने और उनसे कुछ जानकारी लें कि आखिर इस विमर्श में वीर सावरकर को क्या स्थान मिलना चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में, आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में, हिंदुत्व के प्रकटीकरण में, स्वत्व के प्रकटीकरण में उनका क्या योगदान है, इस पर भी चर्चा हो। तो ये इसके अलावा हमने आवेदन शोध पत्रों का भी निमंत्रण दिया लोगों को, अलग अलग कुछ थीम बना करके कि लोग उस पर अपने शोध पत्र भेजें, और निश्चित ही हमारे पास बहुत सारे शोध पत्र आए हैं। एक दिन की संगोष्ठी के सभी सत्रों में सभी शोध पत्रों का वाचन या यहाँ पर प्रस्तुतिकरण ये संभव नहीं है, इसलिए कुछ कुछ 2-2, 3-3 इस जो आगे 3 सत्र हैं उनमें हम कुछ लोगों को अवसर दे पाएंगे 5-5 मिनट, लेकिन उनका सबका हम लोग एकत्र करके और फिर एडिट करके उसका एक प्रकाशन करने की योजना है। और इसलिए मैं जो लोग यहाँ बैठे हैं और उनको अगर यहाँ अवसर नहीं मिल पाएगा तो इससे मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ कि आपका हम प्रकाशन जरूर करेंगे। अगर आपने तथ्य आधारित थोड़ा शोध परक लेख लिखा है तो उसका प्रकाशन जल्द ही हम लोग स्वराज संस्थान के साथ मिलकर जरूर करेंगे। इसलिए जो आज का स्वाधीनता आंदोलन का विमर्श तब और अब अमृतकाल के परिप्रेक्ष्य में, ये जो थीम है, मुझे लगता है कि आप सब इस थीम से कन्विंस हो गए होंगे और आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या जानना चाहते हैं, क्या रेखांकित करना चाहते हैं, क्या उजागर करना चाहते हैं। और इस इतिहास जो स्वाधीनता आंदोलन का पर्टिकुलर 200 साल का 150 साल का जो इतिहास है, उसके विमर्श को हम किस तरफ ले जाना चाहते हैं, वास्तव में एक सही विमर्श इसका क्या हो, ये संगोष्ठी इस दृष्टि से मुझे लगता है कि मील का पत्थर साबित होगी और इतिहास के, स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास के विमर्श को एक नई दिशा इससे मिलेगी। आप सब इसमें सहभागी हुए, मैं आपका सबका अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आशा है कि हमारे शोधार्थियों और स्टूडेंट्स को, छात्र छात्राओं को इससे लाभान्वित होंगे। अब मैं बीज वक्तव्य हेतु प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी को बुलाऊं, उससे पहले मैं उनका परिचय देना चाहूंगी। आप प्रसिद्ध लेखिका एवं इतिहासकार हैं, ख्याति प्राप्त समाज वैज्ञानिक एवं विकास अर्थशास्त्री, पूर्व सदस्य कार्यकारिणी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पूर्व सदस्य भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला, पूर्व वरिष्ठ फेलो भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, महात्मा गांधी नेशनल फेलो भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, अखिल भारतीय डॉक्टर हेडगेवर प्रज्ञा सम्मान कोलकाता 2006 ईस्वी में अर्थशास्त्र, इतिहास, गांधी चिंतन एवं स्त्री विमर्श पर अनेक चर्चित पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें प्रमुख हैं स्त्रीत्व, धारणाएं एवं यथार्थ, विश्व सभ्यता, भारतीय दृष्टि, गांधी जी और ईसाइयत, समृद्धि अहिंसक भी हो सकती है, भारत, हजारों वर्षों की पराधीनता, एक औपनिवेशिक भ्रमजाल, रूट्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट, डेथ ट्रैप, जेनेटिक एक्सेप्शन ऑफ डेवलपमेंट थियरीज, भारत के विकास की भावी दिशा, विकास अर्थशास्त्र, गांधी दर्शन और अंतर्राष्ट्रीय राजनय के विशेषज्ञ, इन सभी किताबों को प्रकाशित किया गया है। बड़े सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी को। सबको
सबको नमस्कार। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का स्मरण आने का अर्थ होता है मेरे लिए साक्षात पौरुष का स्मरण, साक्षात सामर्थ्य का स्मरण। तो मुझे लग रहा है मानो वो सामने बैठे हैं, मानो रज्जू भैया, मानो पूजनीय सुदर्शन जी, मानो प्रयाग में बैठे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी मुझे सुन रहे हैं, और उनकी जो मुझसे अपेक्षा होती मैं प्रयास करूंगी उस पर खरी उतरूं। तो आज का विषय है स्वाधीनता आंदोलन का विमर्श तब और अब। कौन से भारत का स्वाधीनता आंदोलन? ये 15 अगस्त 1947 वाले भारत का या 14 अगस्त वाले का? पाकिस्तान बांग्लादेश या 1922 वाले अफगानिस्तान का या 1850 वाले पांचोस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, या 15 अगस्त 1947 से अक्टूबर या नवंबर 1949 तक भारत के अंग रहे सिक्किम का, या तिब्बत से टैक्स इंडियन ट्रेजरी में जमा होता रहा है फ्रॉम टाइम इमेमोरियल टू पोस्ट 15 अगस्त 1947। तो मैं विमर्श कर रही हूं भारत राष्ट्र की। मैं बिल्कुल विमर्श नहीं कर रही हूं भारतीय राज्य के, जो नेहरू गांधी के अंग्रेजों के साथ दुरभिसंध के द्वारा 15 अगस्त को आया, जिस भारत राष्ट्र की छाती पर एनिमी स्टेट बना दिए गए। किंतु तब मतलब 20वीं शताब्दी 1901 से 1945 या 1945 से लेकर 1989 90 में वो गोर्बाचोव वाला सब होता है, कोल्ड वॉर की समाप्ति। और 90 से चर्चा होती है भारत सुपर पावर हो रहा है। चर्चा कहाँ हो रही है? जो मेरा परिचय दिया गया IMF और वर्ल्ड बैंक में। इतिहास तो मेरा विषय नहीं था, अर्थशास्त्र मेरा विषय है। और तब मैंने 1993, 94, 95 में पूजनीय सुदर्शन जी से मैंने कहा, अरे कब तक रोइएगा आप लोग? IMF वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि आप सुपर पावर हो रहे हैं, तो जरा उदीयमान भारत की चर्चा हो। तो तीसरा जो बात है जो मुकेश जी ने जोड़ा, अमृतकाल। इस अमृतकाल का केंद्रीय पुरुष है नायक मेरा नरेंद्र, हम सब का नरेंद्र, भारत का नरेंद्र। हम लोग पिछली बार 5 दिन का कॉन्फ्रेंस चलाए थे जम्बू टॉप पर, पुनश्च जम्बू द्वीप, कब मिटेगी गोरों की खींची लाइन, और अभी कल हमारा समाप्त होगा अमृतकाल में जम्बू द्वीप। उसमें मेरा एक भाषण है, मेरा निवेदन है, आप लोग सुने। भारत के नरेंद्र होने का अर्थ, भारत के नरेंद्र होने का अर्थ है 2014 में जो गुजरात का मुख्यमंत्री है, 2015, 2016, 2017, ये जो 5 साथ हैं, कोई बराक ओबामा, उसके बाद कोई ट्रंप, अब कोई जो बिडेन, कोई पुतिन, वो G2, G4, G5, G6 वाले, इनके पीठ पर हाथ ठोकता है मेरा नरेंद्र, भारत का नरेंद्र। क्यों? क्योंकि भारत के इस नरेंद्र को ज्ञात है भारत राष्ट्र, क्योंकि भारत का ये नरेंद्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वो प्रार्थना गाते हैं जो प्रातः 7 बजे होती है, जिसमें भारत के चक्रवर्ती सम्राटों का स्मरण है। बाकी तो रो ही रहे हैं जी, अध्यात्म का देश है,
अरे धर्म का देश बोलने में जीभ टेढ़ी हो रही है। अध्यात्म तो चार पुरुषार्थ नहीं है, न राजा के न सन्यासी के, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो मेरे इस नरेंद्र को पता है भारत राष्ट्र ये है। मेरे इस नरेंद्र को पता है कि ये जो पुतिन है, जो बिडेन है, ये जो ट्रम्प है, ये अननेचुरल, आर्टिफिशियल, इलीगल स्टेट्स के हेड ऑफ स्टेट्स हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद वाला जो छोटा सा भारत राज्य है, राष्ट्र का विखंडन असंभव है, विभाजन असंभव है, राष्ट्र चिन्मय इकाई है। राज्य का स्ट्रक्चरिंग रिस्ट्रक्चरिंग होता रहता है। तो इस नरेंद्र को ज्ञात है कि ये जो 15 अगस्त 1947 वाला भारत है, इससे क्षेत्रफल में जो 6 बड़े हैं, कौन कौन? उधर से चलिए, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राजील 3, ऑस्ट्रेलिया 4, सोवियत रूस और चाइना। ये 6 तो कल के अपस्टार्ट्स है ना। और ये जो कुछ कह रही हूँ सब साक्ष्य लेके आई हूँ। कहाँ के? वही हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड। ये आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी, देयरफॉर इलीगल एंड देयरफॉर ट्रांजिटरी नेशन स्टेट्स हैं। इसलिए मेरा नरेंद्र ऐसे बात करता है। 2, 4, 5 बातें, अन्यथा विश्वास नहीं होगा। जहां तक मुझे ध्यान है, रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी, रॉबर्ट कैपलान, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हमारे लिए, आज के विमर्श के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट? अमेरिकन है, अमेरिका का विदेश विभाग का है, और यूरो अमेरिकी लेखन एजेंडा बेस्ड प्रोपोगेंडा होता है। यानी जो मैं पढ़ रही हूं, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नाटो, यूरोप और अमेरिका का एजेंडा है। ये कहता है, चैप्टर 12, पृष्ठ संख्या 228, एज द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना बिकम ग्रेट पावर राइवल्स, direction in which India tilts could determine the course of geopolitics in Eurasia in the 21st century. India, in other words, looms as the ultimate pivot state. ये बहस भारत के सार्वजनिक विमर्श से अनुपस्थित है। और 12 साल पुरानी किताब। आगे वाला जब मैंने स्वामी रामदेव जी को सुनाया तो उन्होंने कहा, बहन बिना किताब लिए बोलना मत, नोबडी विल ट्रस्ट यू। पृष्ठ संख्या 236, वही अध्याय 12, द कुषाण एम्पायर, महाराज कनिष्क, उनका कुषाण एम्पायर। द कुषाण एम्पायर emerged in the 1st century AD in Bactria, where northern Afghanistan meets Tajikistan, Uzbekistan, and its Indo-European rulers conquered territory from the Fargana Valley in the demographic heart of Central Asia to Bihar in northeastern India. The very map of Kushan domain is mind-boggling. 2010-11, रॉबर्ट कैपलन, मेरी तरह कोई लेखक नहीं, घर में बैठ के जो मन में आ रहा लिख रहे हैं, प्राइवेट छपवा ले रहे हैं। ये पब्लिकेशन मतलब गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है, गवर्नमेंट का उस पर प्रत्यक्ष सपोर्ट है। द वेरी मैप ऑफ कुषाण डोमेन इज माइंड बॉगलिंग टू आवर मॉडर्न सेंसिबिलिटीज, ओवरलैपिंग एज इट डज फॉर्मर सोवियत सेंट्रल एशिया, 5 स्थान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अमृतकाल, मेरा नरेंद्र, सोवियत सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, and much of the northern India's Gangetic plain.
यहीं पर रुकता नहीं है रॉबर्ट, कहता है इट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स अ सिंगल लेसन इन द फैक्ट दैट करेंट बॉर्डर्स 20वीं शताब्दी में खींची गई आर्टिफिशियल आर्बिट्रेरी इलीगल लाइंस. It also constitutes a single lesson in the fact that current borders may not necessarily indicate the last word in the political organization of Central and South Asia. हम लोग साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, ये जो 15 अगस्त 1947 की लाइनें हैं, दे आर गोइंग टू मेल्ट. तब और अब, ये अब की बात है, ये अमृतकाल की बात है, जब किसी देश का प्रधानमंत्री, वो भी 15 अगस्त के बाद भी, दुनिया के सबसे बड़े स्वाभाविक राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट का नरेंद्र जब बोलता है, ये मनमोहन सिंह, राहुल, इनका तो नाम नहीं आना चाहिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के मुंह पर. दुनिया के लार्जेस्ट, एक क्षेत्र में 100 क्षेत्र में, और मक्खी मच्छर भुनगे तो हर समाज में सदा रहेंगे भाई. कब तक उनको आप लोग रेफर करोगे? रेफर करना है तो रेफर करो गुरु गोलवलकर को. वो जो विचार नवनीत है, उसमें भारत का जो वर्णन है, वो वर्णन वही है जो अभी यूरोप और अमेरिका कर रहा है. तो जब ये 15 अगस्त को कहते हैं अमृतकाल, तो इसके बहुत गहरे कनोटेशंस होते हैं. और ये गहरे कनोटेशंस क्या है? 21वीं शताब्दी की भू राजनीति. तब 20वीं शताब्दी 1945 47 में पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, अफगानिस्तान तो याद ही नहीं आ रहा है. रो रो के आंसू बहा रहे हैं कि साहब कोई विदेशी आए थे जी, हमको लूट के ले गए. लाए हैं अभी, वो भी दिखा रहे हैं 2-2 मिनट एक व्यवस्थित ढंग से. अरे अफगानिस्तान तुम्हारा है भाई. और ये आगे कह रहा है, ये नहीं पढ़ के सुना रहे हैं, साउथ ब्लॉक वाले जो भारत के ब्यूरोक्रेट हैं, ये अफगानिस्तान को भूले नहीं है, ये अफगानिस्तान तुम्हारा है. नरेंद्र मोदी जब कह रहे हैं यही समय है, सही समय है, तो ये 21वीं शताब्दी के भू राजनीति की ओर इशारा कर रहे हैं. 20वीं शताब्दी के भू राजनीति में केवल भारत राष्ट्र में नए नए देश नहीं पैदा किए गए. जो अनिल सौमित्र कहते हैं, एक पाकिस्तान के राष्ट्रपिता है, एक हमारे यहाँ माता जी भी हैं जो बांग्लादेश बनाई हैं. ये बहुत गहरे इकोइंग वाले वाक्य हैं. अरे ये लेबनान, ये जॉर्डन, दोनों ओमान, 2 यमन, ये सऊदी अरेबिया, ये ईरान, ये इराक, ये टर्की, ये देश कभी थे क्या? 20वीं शताब्दी के शुरुआत में भी ये देश थे क्या? पूरे साउथ अमेरिका में जो देश है, कभी सुना था क्या? अफ्रीका के देश, ये आर्बिट्रेरी आर्टिफिशियल इलीगल नेशन स्टेट है. इस पर बाकी किताबें मैं नहीं लाई. यही रॉबर्ट कापलैन इस पुस्तक के बाद दूसरी पुस्तक लिखता है, एशियाज कॉल्ड्रॉन, और उसके शुरुआत में याद करता है चंपा में भगवान शिव को. वो याद करता है चोल एम्पायर को. प्रीफेस में वो याद करता है लास्य से भरी हुई नर्तकियों को. चंपा, बोलो तो चंपा कहाँ है? वियतनाम. वियतनाम से नहीं याद करता है, चंपा कहकर याद करता है. वो गजसिंह को याद करता है, वो विष्णु को याद करता है, ब्रह्मा को, यक्ष को याद करता है, और कहता है, ये प्रोलॉग है द रूइंस ऑफ चंपा. इसका रोमन में पृष्ठ संख्या 19 और 20 से मैं पढ़ रही हूँ. विदाउट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इन अदर वर्ड्स, there could not have been a Vietnam in any cultural or aesthetic sense. और संघ वाले क्या कह रहे हैं?
भारत का सांस्कृतिक विस्तार। अरे भारत का पॉलिटिकल विस्तार कहाँ है भाई? भुला गए? रामायण और महाभारत दो ही देख लो भाई। लेटेस्ट है महाभारत, 5000 साल पुराना नहीं देखना है, वो कुछ गप वप है। अशोक को देख लो, विक्रमादित्य महाराज को देख लो, उनको भी नहीं देखेंगे साहब। चोलों को तो देख लो, एडी वाले चोल हैं। ये चोलों को याद कर रहा है और करके क्या कह रहा है? ये कह रहा है 20 पर भारत के लिए डोमिनेंट फूटिंग विद इंडिया एंड अदर पावर्स एंड सिविलाइजेशन। ये आगे आगे का हम सब छोड़ दिए हैं। ये कह रहा है ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र तक भारत है। ये कह रहा है कि मैं इंडो पैसिफिक के वर्णन में चंपा और भारत को इसलिए याद कर रहा हूँ, भारत यहाँ तक है। एक और किताब लाना हड़बड़ में भूल गई, उसका नाम है द मानसून। उसमें कह रहा है, कब छपा है ये सब? इसके बाद की किताबें हैं, यानी पिछले 10 साल में। या उसमें कह रहा है रेड सी से लेकर ये यहाँ पैसिफिक तक भारत है। यानी मोदी जी है तो अब वाला 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स का लीडर आ गया है। अगर ना भी होते ये अमेरिकी, ये यूरोपियन यूनियन, ये इजराइल, ये जापान और ये रूस, मनमोहन होते या सोनिया होते, इनको कूट पीट के याद दिलाते हैं। ये दोनों किताबें जो छपी हैं तब भाजपा के पावर में आने का कोई उम्मीद नहीं था। भाजपा पावर में आई है, उसमें मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं सबकी राय बात से नहीं, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी जैसे साक्षात पौरुष के कारण। तो क्या हम स्मरण करेंगे, क्या हम में से 8 या 10 उन बातों को पढ़ेंगे जो यूरोप अमेरिका में थोक का थोक छप रहा है? इस एक किताब की बिब्लियोग्राफी में जाएंगे तो 100 किताब मिलेगी। अरे 2, 4, 10 तो पढ़ लो। भारत कुछ गुलाम वाला चक्कर है। ये है ऑक्सफोर्ड इंडिया का ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन है, 18th सेंचुरी इन इंडियन हिस्ट्री, एडिटेड बाय पीजे मार्शल। ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड वाले, जिनके कई लोग अपने को गुलाम मानते हैं और कहते हैं जी हजारों साल से गुलाम है। मैंने एक किताब छाप दी, तब से अब आ गया है नहीं हजारों साल से नहीं, 600 साल से। फिर कुछ लोग और आ गए हैं जी गुलाम नहीं है, हम लोग तो संघर्षरत समाज है। लेकिन ये 600 साल कौन सा है? कम से कम लोधी को तो गिन लो। मुगल तो निश्चित है ना केडिया जी। लो भैया, ऑक्सफोर्ड वही इंग्लैंड, वही का एजेंडा बेस्ड प्रोपोगेंडा। जल्दी चल रही हूँ, 2-3 निशान लगाया था, सब छोड़ दे रही हूँ, केवल एक पढ़ दे रही हूँ। If the exercise, पेज नंबर 5, if the exercise of Mughal authority had never constituted a uniform system even in the 17th century, 18वीं में तो है ही नहीं, 18वीं में तो मराठास है, बाजीराव पेशवा है, मेरे को सबका नाम नहीं आता है, उम्र के कारण भूलती भी ज्यादा हूँ। लेकिन क्या कह रहा है, 17th सेंचुरी मतलब जहांगीर, नाम क्या है, सलीम, बुलाओगे काहे जहांगीर भाई, बुलाओ जलालुद्दीन, सलीम, खुर्रम, लेकिन नहीं मन है तो जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के समय में भी 0 सन्नाटा है। कुसुम लता कहेगी, रामेश्वर मिश्र पंकज कहेंगे कठिनाई होगी, पीजे मार्शल। ये आगे कह रहा है, ये सब किताब इसलिए दिखा रहे हैं, रिसर्चर से मुझे कहा था
आपने कि ऐसा बताइएगा जिससे आगे काम हो सके। ये कह रहा है जी ईस्ट इंडिया कंपनी वो कर रही थी जो भारत वाले कह रहे थे। पेज नंबर नहीं पढ़ रही हूँ, छोड़ती जाओ। अब साहब वो एक कोई महमूद था गजनी का, वो आया था, आक्रमण किया था, बड़ा सोना वोना लूट के ले गया। फिर घूर से भी कोई आया था, वो भी लूट के ले गया। भारत तो जी सोने की चिड़िया थी, सब लूट ले गए। आप सब लोग सुने हैं, हम भी सुने हैं। वो अलेक्जेंडर लूट के ले गया था क्या? कि वो जलालुद्दीन, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब कहाँ गए? साले हज करने तक नहीं गए थे, और आप उनको मियाँ कहते हो। अरे कहो तुम मुनाफिक हो। इस्लाम में कहा है ना, इफ यू आर फाइनेंशियली एंड फिजिकली कैपेबल इट इज ऑन यू टू डू हज। पांचों नहीं गए, एक को लोधी नहीं गया, एक को वो बलबन और तुगलक और कौन कौन से हैं। ये कहाँ गए सोना लेके आपका? 1757 से 1760 बैटल ऑफ प्लासी, केवल 3 साल भारत से बाहर सोना गया, बहुत सोना गया। कितना सोना गया? इंग्लैंड का टोटल स्टॉक ऑफ कैपिटल डबल हो गया। यूरोप पगला गया, यूरोप का सब गड़बड़ा गया। भारत का कितना गया जी? हमारे यहाँ चोर आया, बड़ा लूटपाट के ले गया। कितना ले गया जी? बैटल ऑफ प्लासी क्या है? जब वो आता है मीर जाफर, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को बख्शीश देता है। अच्छा काम किया, 100-200 रुपया ले जाओ, तो बख्शीश देता है। पूरे बंगाल का नहीं, बंगाल के 3 जिले का टैक्स कलेक्शन, सब टैक्स का कलेक्शन नहीं, लैंड रेवेन्यू, लगान। और ये नहीं कहा कि लगान लेके भाग जाओ, कहा लगान लेके जमा कर देना, बीच वाला तेरा बख्शीश हुआ। ये है रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का मीर जाफर की नजर में। तो वो क्लाइव लाइव वो सोना भर के ले गए। अरे डोंगी का साइज तो पता है ना, उसको डोंगी कहोगे, नाव कहोगे कि जहाज कहोगे? 1757 में से 1760 जो गया, 1757 के पहले पांव भर सोना भारत के राजनैतिक सीमाओं के बाहर नहीं गया। गया तो बताओ। तो ये जो सोने की चिड़िया लूट ले गए, तो कोई आएगा ले जाएगा ना? नहीं आया। इंदिरा गांधी की तरह जयपुर का खजाना खोला खाला ले गया, यही था, ले गया कहीं स्विस बैंक में धरी आया। अरे उसका नाम गाम कुछ पता होगा। और 1760 के बाद भारत इंग्लैंड से नेट इंपोर्टर ऑफ बुलियन है। नहीं है, अब किताब नहीं खोल रहे हैं, दिखा दे रहे। OECD का पब्लिकेशन। OECD क्या है? OECD है जब अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मार्शल प्लान दिया, तो मार्शल प्लान में जो फंड दिया उसकी हैंडलिंग के लिए OECD 20 साल पहले स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट। 19th सेंचुरी तक इंडिया लार्जेस्ट इकोनॉमी। वो जी भारत को पता नहीं कब ये लोग कंगाल कर गए। महमूद वाले के लिए गजनी से कोई महमूद आया, ये भैया ही रोमिला थापर, और ये मोहम्मद नाजिम 1930 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में PhD थीसिस जमा किए। कह रहे हैं दोनों, इनको नहीं हो मानो, रोमिला थापर को तो मान ही लो भाई। अगर बाई चांस राहुल गांधी कोई नशे में कह दे मोदी जी महान, तो उस टुकड़े को तो उठा लो भाई। ये बिना नशे के लिख रही है। ये 1992 के अयोध्या वो जो मामला हुआ उसके बाद ये किताब लिख रही है। ये कहती है गजनी वाले महमूद का एक सिंगल कंटेम्पररी सोर्स नहीं है, और नेशनल बुक ट्रस्ट
और संपूर्ण भारतवासी कहेंगे जी अल-बरूनी लिख गया था। अल-बरूनी है कंटेम्पररी सोर्स, आया था उसके साथ। और वो एक ठो आचार्य चतुर्सेन है, वो लिख गए जय सोमनाथ। किताब किसी के घर हो नहीं तो रेलवे से खरीद लीजिए, पीछे का पन्ना पढ़िए। वो इतना पाजी है कि जो बात प्रीफेस में कही जानी चाहिए उसको एपीलॉग भी कहता है। ए भाई, हमको एक को लाइन नहीं मिला महमूद के गजनी के लिए। ये अल-बरूनी में 3 महीने जाती हूँ पतंजलि योगपीठ में, स्वामी जी ने एक फ्लैट दे रखा है, तो अकेले बैठे बोर हो रही थी। इसकी प्रिंटिंग देखिए, एक कोई 20-30 पन्ना ऐसे ही पढ़ी, सब मेरे निशान के साथ। करीब 40-45 पन्ने में गजना वाले महमूद का जिक्र नहीं। तो मुझे लगा ये तो केंद्रीय थीम होना चाहिए। आंख पर चश्मा लगा के इतनी बारीक प्रिंटिंग का एक एक लाइन पढ़ गई मैं, कहीं तो होगा एक लाइन संदर्भ नहीं है। माने सोमनाथ विध्वंस भूल जाइए, वो भारत आया, कोई आक्रमण किया, कोई लड़ाई किया, यहाँ उसके साथ तो आया है। और ये किताब किस बारे में है? एस्ट्रोनॉमी के बारे में। तो विष्णु पुराण, तो भागवत पुराण, तो ये पुराण जिसका ABCD मेरे लिए नहीं है। जैसे कोई डंडा मार के हमको केमिस्ट्री के क्लास में बैठा दे, वैसे मैंने पढ़ा है। और यही कह रही है रोमिला थापर कि 3 जगह सोमनाथ का इसमें जिक्र है। एक जगह जिक्र है कि ये तो अलमनात है। अब आप लोग नहीं जानेंगे, अल्लाह को जानते हैं। अल्लाह के साथ 3 देवियां हैं, अल्लाह अपने महादेव है, अलमनात, अलुजा, अल्लाट। तो ये कह रहे हैं जो नाथ है ये लाट है, उसका उसमें जिक्र है। बहुत मजेदार हास्यास्पद है। तो ये कथा शुरू कैसे हुई? कृपा करके इसको पढ़ लीजिए, बहुत इजीली अवेलेबल है। दिक्कत क्या है, और ये काम कोई रशियन नहीं करेगा, ये भारत का काम भारत वाले करेंगे। मैं बार बार दत्तोपंत जी को याद कर रही हूँ। पौरुष का काम, लेबर यूनियन, किसान यूनियन, ये कम्युनिस्ट मानते थे हमारा टर्फ है। ठेंगड़ी जी ने लार्जेस्ट बना के धर दिया। भारत का लार्जेस्ट नहीं, दुनिया का लार्जेस्ट। और किस समय बनाया? उनको तो गए 10-1 साल हो गया है ठेंगड़ी जी को, और उसको लार्जेस्ट हुए 20-25 साल हो गया है। वो उस समय बनाया जब उनका दबदबा और बोलबाला था। किनका? कम्युनिस्टों का, जिनका टर्फ था। तो हम लोग केवल यही देख लें कि भाई जिसको कह रहे हो आया, लूटा, लाटा, उसका कंटेम्पररी सोर्स क्या है? इतिहास के लिए कंटेम्पररी सोर्स बिना काम कर सकते हो क्या? अब सेंट्रल एशिया, 5 स्थान, फॉरेन डेविल्स ऑन द सिल्क रोड। इस किताब की खासियत ये है, मोटे मोटे किताब में आदमी भटक जाता है, छोटी सी किताब में सब डिटेल है। ये कह रहा है 19वीं सेंचुरी के अंत में, 19 कब हुआ? 1801 से 1899। हम वो पन्ना खोज नहीं पाए, हमको जो याद आ रहा है वो 1890 याद आ रहा है। गलत हो सकता है, 1886 कर लीजिए। पहला अंग्रेज इस इलाके में जाता है। क्यों जाता है? एक खूनी को पकड़ने के लिए जा रहा है। टहलते टहलते वहां तक पहुंच गया, वहां बाई चांस एक किताब मिल गई, ले आया, पढ़वाया। किससे? अंग्रेज नहीं पढ़ेगा, ब्राह्मी लिपि, संस्कृत लिपि पंडित जी पढ़ेंगे। तो पंडित जी से पढ़वाया तो निकला कि ये संस्कृत की किताब है, यानी कि लेट 19वीं सेंचुरी तक सेंट्रल एशिया में एक यूरोपियन नहीं गया है। और सेंट्रल एशिया कोई देश था तो हमको बताइएगा, हम बहुत खोजे हैं, हमको नहीं मिला है। महाकाल, यही महाकाल नेपाल में काठमांडू में हनुमान ढोका मतलब राजा के महल के आगे है। पुस्तक कुबलाई खान।
ये कुबलाई खान, चंगेज खान, इनके पोते पोतियों के कुल देवता हैं। तो चंगेज खान कौन है? सनातन धर्मी सम्राट। इस चंगेज खान, इस सनातन धर्मी सम्राट ने कहाँ तक राज्य किया है? यूरोप से लेकर, कैस्पियन से लेकर पैसिफिक तक। तो वो सब कह रहे हैं जी बौद्ध है, बाकी तो कह रहे हैं जी मुसलमान है। पांचन ने भी छपा था, चंगेज खान मुसलमान है। अभी तो वही सब छाप रहे हैं। और ऐसे इतनी किताबें हैं। मैंने एक भाषण करवाया था यहीं पर विश्व संवाद केंद्र में, पश्चिमोत्तर में भारत की व्याप्ति। यही पांचों स्थान, यूक्रेन भी, आधा ईरान भी, ना पूरा ईरान, पूरा ईरान मतलब इराक भी, सीरिया भी, जॉर्डन भी, लेबनान भी, मेडिटेरियन तक, और ये पूरा तारिम बेसिन, ये पूरा टकला मकान डेजर्ट, ये सीक्योंग। इसमें 1950 के बाद दुनिया भर के एक्सकवेशंस हुए हैं। एक लाइन चाइनीज मंदारिन भाषा और लिपि ना मिली है। क्या मिली है? ब्राह्मी, संस्कृत, पाली, और क्या मिले हैं? नटराज शिव, बहुत प्रकार के शिव, शेषशाही विष्णु, अष्टभुजा दुर्गा, गणेश, हनुमान, राम, कृष्ण। ये दो किताब जो हाथ लगा, और इस पर सबसे ज्यादा काम किसी ने किया है तो संघियों ने, जो चुपचाप बैठे। पता भी नहीं होगा। आज से 52 साल पहले ये पुस्तक संघ के, अब उनका मुझे डेजिग्नेशन नहीं पता, प्रचारक बोलते हैं मेरी बुद्धि में, एकनाथ रानाडे जी, 1970 में यह छप चुकी है। इसका नाम है इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड थॉट एंड कल्चर, और इसके लेखक जो हैं वो मियां से लेके चीनी तक है। तो जरा इसको देख लो, स्वाधीनता आंदोलन का विमर्श तब और अब। ये क्षेत्र आपको थमाया जाएगा, बस जगदम्बा की कृपा ये है, थमाया। अब हमको कोई थमाएगा नहीं, हमारा नरेंद्र थामेगा। जब मंगोलिया में गए हैं तो सफेद घोड़ा दिया गया है। इंडियन मीडिया में कोई चर्चा ही नहीं हुई, और नादम समारोह हुआ तो टीवी पर आ रहा था अंग्रेजी में NADAM और हिंदी में नदाम। तो हम लगे नदाम 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 का क्या अर्थ होगा। पंकज जी से पूछे, पंकज जी बोले कहाँ लिखा है? रामेश्वर मिश्र पंकज जी बोले अरे वो नादम है। सफेद घोड़ा मंगोलिया देता है चक्रवर्ती सम्राट को। भाई, सार्वजनिक विमर्श में आप क्यों अपेक्षा कर रहे हैं सोनिया का बेटा बोलेगा, जिसका DNA नहीं दिया गया? DNA जांच के लिए जब राजीव गांधी मरे थे तो राहुल का वो क्या सैंपल वैंपल जाता है ना, वो नहीं दिया गया था। आप क्यों उम्मीद करते हैं मनमोहन सिंह बोलेंगे? ये आपका काम है, ये मेरा काम है, ये हर देशभक्त का काम है। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में डॉक्टर हेडगेवार 30 साल की उम्र रही होगी, 32-34 होगी, जब कांग्रेस से निकले 1925 में, कुछ लड़कों को कबड्डी खिलाई। क्यों? उनको दिख गया कि अब जो झंझट आ रहा है तो हिंदू स्त्री, हिंदू धन और हिंदू जीवन, हिंदू संपत्ति और हिंदू जीवन सुरक्षित नहीं है। तो आप लोगों ने तो बहुत पहले, आप लोगों ने क्यों, मैंने, मेरे बाबूजी भी बाल स्वयंसेवक है, और मुझे केशव सृष्टि जाती थी दिल्ली में, केशव कुंज,
तो वहाँ कहते थे, जोशी जी कहते थे, कई बार याद नहीं आ रहा है, कि ये भी वॉलेंट्री स्वयंसेवक है। तो 20-30 साल में या 47 में इतना बड़ा संघ हो गया, 1925 से 1947 22 साल में, कि सरदार पटेल और नेहरू को इसको बैन करना पड़ा था। गांधी जी के हत्या का आरोप तो झूठा लगा था ना, एक भी एफआईआर नहीं है, एक भी एविडेंस नहीं है, 3 बार बैन करना पड़ा। और केवल संघ अकेला तो नहीं है, इसमें तो लोग बताते हैं 5000 से भी कम प्रचारक है। इसके 101 संगठन है। सेवा भारती तो आप लोग ज्यादा जानते हैं, मैं नाम क्या बताऊं, जो दुनिया के लार्जेस्ट है। तो ये इतिहास लिखना कौन बड़ा भारी बात है भैया, कुल लिख के धरा हुआ है। झंझट है वो कम्युनिस्टों ने झूठ लिखा, उस झूठ लिखने का महत्व है कि राज्य के द्वारा स्कूल में उसको चालू करवा देने का महत्व है। लिखा हुआ का कमी है, स्कूल कॉलेज में चालू करवाने की देरी है। तो मेरे नरेंद्र का कोई विचार होगा, मुझे नहीं लगता अभी 10-1 साल तक ये सब स्कूल कॉलेज में आएगा, कोई बात होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जो इतनी बातें मैंने कही उसको सार करके, अभी 5 मिनट और है, इन किताबों को जरा मैं दिखाऊंगी, 5-7 मिनट लूंगी। ये जो स्वाधीनता आंदोलन का विमर्श है, 15 अगस्त 1947 को या 14 अगस्त या जुलाई में नेहरू और गांधी ने भी स्वीकार नहीं किया था, कांग्रेस के नेताओं ने भी स्वीकार नहीं किया था, कहा था कि बाद में सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो हमको गौरव की खींची लाइन क्यों स्वीकार है भाई? हम कोई महाराणा प्रताप वाले हैं, हम शिवाजी महाराज वाले हैं, और महिलाएं तो कुल दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी वाली हैं। तो भारत का ये अब काम कोई रूसी करेगा कि कोई जापानी करेगा, कोई मियाँ करेगा, कोई कम्युनिस्ट करेगा, किससे अपेक्षा? हमको करके लिख पढ़ के धर देना है। मैं अपनी एक किताब लाई हूँ बिक्री पर, भारत कभी पराधीन नहीं, और एक पुस्तक और है, अभी 2-3 चीज। इसमें एक किसी में वो ब्रिटिश पीरियड ज्यादा है, और ये तो यहीं से छपी है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी से, एक में मुस्लिम पक्ष विस्तार से। तो भारत का टकराव होना है इस विस्तार के लिए, ये होना है, क्या कहते हैं, चीन से। क्या कहते हैं? विस्तारवादी चीन से। आपने कभी सुना बेचारा चीन, बेचारा हमारा पद दलित गुलाम चीन? सुना आपने? नहीं सुना। तो इसके लिए चीनी नहीं जिम्मेदार है, इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी नहीं जिम्मेदार है, इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। और मैंने अकेले अपने ऊपर ठेका ले रखा है कि मैं सब बदल दूंगी, कारण मेरा सब काम कर गए हैं ये नेशनल ज्योग्राफिक एटलस ऑफ चाइना, ये रहा चाइना लाल वाला। क्या है वो खुद लिख रहा है, क्या लिख रहा है? कोर चाइना, क्राइडल चाइना। आज भी वो अपने को चाइना नहीं कहता है, वो अपने को क्या कहता है? झुआंगुआ। सेंट्रल किंगडम, मिडिल किंगडम, राम जाने किसका सेंट्रल है किसका मिडिल है, कोने में पड़ा हुआ है। 2 महत्वपूर्ण पुस्तक मैं नहीं ला पाई हूँ, दिल्ली चली गई है। मेरे ये सब भाषण ऑनलाइन यूट्यूब पर है। वेन सॉन्ग और फाहियान, वेन सॉन्ग और फाहियान की ये दोनों किताबें 1949 के बाद इसी कम्युनिस्ट सरकार ने छापी है, और वो बता रहे हैं चीन की बाउंड्री 5वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी में छगन चगन, CHAGAN, सगन चगन जो उसका नाम है वहां, और लुयांग वहां। इकोनॉमिक हिस्ट्री का एक वॉल्यूम है, 15 वॉल्यूम का एक वॉल्यूम मेरे हाथ में चोट लगा है, मैं पढ़ने के लिए 3 हिस्से में बांट ली हूँ। इसका टाइटल क्या है? द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ चाइना, एलियन रिजीम्स एंड बॉर्डर स्टेट्स।
कैम्ब्रिज छाप रहा है, हार्वर्ड छाप रहा है, ऑक्सफोर्ड छाप रहा है। चीन जार जार आंसू बहा रहा है। का बहा रहा है कि उत्तर से सब चले आते हैं, हम लोग को गुलाम बना देते हैं। अरे ग्रेट वॉल और वॉल तो आप लोगों ने सुना होगा। अभी चंडीगढ़ में इंद्रेश जी का जो अद्भुत भाषण हुआ है, घंटे सवा घंटे का, उस पर 1 घंटे का भाषण मैं दूंगी, जो डिटेल उन्होंने दिया है। तो ये दे रहा है समय 907 से 1368, तो करीब 450 साल। चीन का कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास जो लेखन है उसके अनुसार 2300 साल का कुल मामला है। इनका पहला एम्परर टेराकोटा आर्मी वाला 326 BC 400 मान लो, और 2000 ये, इसमें 1800 साल ये गुलाम है उत्तरी लोगों के। किसके किसके? मंचूरिया के ये गुलाम है, मंगोलिया के ये गुलाम है। किसके मंगोलिया? यही कुबलाई खान, यही चंगेज खान, ये गुलाम है तुर्कों के, शकों के, तुरुस्कों के, तिब्बतियों के और सीक्योन के, उइगरों के। उइगर तो ब्राह्मण लोग हैं ना भाई, नहीं पता? उइगर ब्राह्मण है भाई, स्टेट क्राफ्ट का एक्सपर्ट। तो इनके ये गुलाम है, और 8-10 नाम है, वी है, सुई है, उन है, मुन है। मेरे लिए उच्चारण करना, याद करना बहुत कठिन है। तो आपने कभी सुना चीन गुलाम है, इंग्लैंड गुलाम है, फ्रांस गुलाम है, अमेरिका तो आज गुलाम है गोरों का? क्या आपने कभी सुना कम्युनिस्ट कॉलोनियलिज्म, कम्युनिस्ट इंपेरियलिज्म, कम्युनिस्ट प्रिजन ऑफ नेशंस? अमेरिका दुनिया भर की किताब छाप रहा है। ये जेरोक्स कॉपी है, मुझे रविशंकर जी ने करा के दिया। चाइना जियोग्राफी कह रहा है कि भी 2011-12 में छपी है, मतलब सब 2010 के बाद की किताबें। क्या कह रहा है? दिस इज अ कम्युनिस्ट प्रिजन ऑफ नेशंस। मैंने भाषण की शुरुआत क्या की थी? आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी, इलीगल, देयरफॉर ट्रांजिटरी, नेशन स्टेट, सोवियत रशिया, रूसी एंड नॉन रूसी, 1989 गोर्बाचोव, पोस्ट गोर्बाचोव 14, 16, 18 निकल गए। ये इसको चीन कहना तो चीन के साथ निर्ममता करना है। कम्युनिस्ट पार्टी ने जितना चीन का नाश किया, ये प्रॉब्लम है कि अग्रेसर को अग्रेसर नहीं कहते हो, विक्टिम को अग्रेसर कहते हो। यूरोप को अग्रेसर कहते हो, और पोप के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वागत कर रहे हैं। अग्रेसन चर्च ने किया कि यूरोप ने किया? तो अग्रेसन कम्युनिस्ट पार्टी ने किया है ना। 1949 के बाद माओ को पावर दिलाने वाला मूर्ख रूजवेल्ट, मूर्ख ट्रूमैन, अमेरिका का 2 प्रेसिडेंट, तीसरा उसका मिलिट्री हेड मार्शल की क्या नाम है, चांग काई शेक को जबरदस्ती भगवा दिया। माओ इज नॉट सो कम्युनिस्ट। ये सब हम किताब नहीं उठा रहे हैं, किताब यहीं पर है। नॉट सो कम्युनिस्ट, ही इज क्लोज टू अस, ही वॉन्ट्स टू बी अ डेमोक्रेट, ही हैज प्रॉब्लम विद स्टालिन। मेरे 2 भाषण है स्टालिन और माओ पर यूट्यूब पर। तो चांग काई शेक को भगाओ, माओ को टेक ओवर कराओ। ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म 5-7 लोगों ने देखा होगा, जिनको थोड़ा बहुत भी चीन समझने का मन है, इसको देख लो भाई। एक दिन में 5 लाख, एक दिन में 10 लाख। अकेले माओ ने, अब देखिए मेरा 70 साल उम्र है, भूल भाल जाती हूं, 2 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 1 करोड़ मतलब 100 लाख, 2 करोड़ मतलब 200 लाख, 500 लाख, 700 लाख लोगों को
केवल कटवा देता तो अच्छा था, गोली मार देता तो अच्छा था, स्टारवेशन से मारा है। फेमीन और स्टारवेशन क्या होता है इसको जानना है, यूरोप को पढ़िए। तो जिस प्रकार सोवियत रूस के लिए कहते हैं डायनासोर की आखिरी हिचकी 89। कल मैंने एक भाषण दिया है कम्युनिस्ट इंपेरियलिज्म का विघटन जम्बू टॉक्स पे, पुनश्च जम्बू द्वीप में। तो मैंने कहा 1917 में वो शुरू होके 1989 8-9 70 साल से 72 साल, इसका 1949 से मैंने 1925 कहा। ये 23 भी हो सकता है, ये 26 भी हो सकता है, ये 28 भी हो सकता है, लेकिन मुक्ति हो रही है किसकी? तिब्बत की, उइगर सिक्योंग की, मंगोलिया की, मंचूरिया की, चीनियों की और हेन्नान की। और मुक्ति कौन करा रहा है? मेरे भारत का। दो तीन चीज और दिखा दो। ये चर्चिल सीक्रेट वॉर, हमको याद था सीक्रेट पेपर्स, इसको देखिए। ये 50 साल बाद ये पेपर आए और मधुश्री मुखर्जी ने इसको पढ़ा और छापा। जिस यूरोप को लेके कई हमारे पास भी चले आते हैं कि साहब मोदी जी 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन कर रहे हैं और चीन तो इतना ट्रिलियन हो और यूरोपियन यूनियन इतना है और अमेरिका इतना है, क्या होगा? अरे मूर्खों, ये तो याद रखो 1945 तक इंग्लैंड और फ्रांस को सुपर पावर बता रहे हो ना। 45 में इंग्लैंड और फ्रांस के पास खाने को अनाज नहीं है। भारत से अनाज इकट्ठा करके चर्चिल रख रहा है और अमेरिका डांट रहा है। तो चर्चिल कह रहा है लड़ाई खत्म हो जाएगी तो यही अनाज भेज के यूरोप में पैसा कमाऊंगा। यही चर्चिल कह रहा है वॉर कैबिनेट को, भारतीय सेना की भर्ती बंद करो। They will kick us in the back and throw us in the Indian Ocean. He is shivering with the might of Indian Army. हमारे पब्लिक डोमेन में है क्या? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 15 लाख, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 25 लाख भारतीय सैनिक, यानी कि प्राइमरली हिंदू सैनिक। क्यों? टर्की ओटोमन एम्पायर वाला मामला था 1917 में इराक में। ये सब थोड़े से जो गए भाग भूग आए थे। इराक में भारतीय सेना की कॉलोनी बन रही थी। तो ये कह रहा है चर्चिल थर्रा रहा है। ये जो मुस्लिम लीग का दम नहीं था। 46 में जिन्नास के इंटरव्यूज और चिट्ठियां पढ़िए पाकिस्तान को लेके, पता नहीं। अंग्रेजों के सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो छप चुके हैं पढ़िए, नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि जरूरत है स्ट्रैटेजिक लोकेशन की स्टालिन वाले कम्युनिज्म को कंटेन करने की। तो जिस प्रकार सोवियत रूस गया उसी प्रकार ये कम्युनिस्ट कॉलोनियल चाइना जा रहा है। कल कई दिन बाद टीवी खोला तो देखा कि भारत से दवाई जाने वाली है चीन। तो स्वाधीनता आंदोलन का विमर्श तब। और हाँ, 2 चीज और जरूर बता दूं, 1 मिनट। ये रिवर गंगा बिना ज्योग्राफी पढ़े इतिहास और राजनीति नहीं समझ में आएगी। लेट 19th सेंचुरी में यूरोप में जो गंगा जी की नक्शे बन रहे हैं उसमें वो उत्तर से दक्षिण आ रही है, यहाँ इधर से इधर नहीं जा रही। 19th सेंचुरी सरस्वती नदी, सबके प्राण सूख गए हैं। ये साथ में इसको मिलाकर इंडिया एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री, ऑक्सफोर्ड का पब्लिकेशन, इसमें भी मोटा मोटी यही वाला मामला है। चक्रवर्ती सम्राट को स्मरण कर रहा है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज।
चक्रवर्ती ने लिखा है, लेकिन भीतर भारत का राजनैतिक शास्त्र परंपरा वगैरह चक्रवर्ती राजा काहे याद कर रहा है। दोबारा नरेंद्र का चक्रवर्तित्व चाहिए। एक चीज, 2 लाइन और ये आप हैं इसलिए। भगवान बुद्ध, पृष्ठ संख्या केवल छोड़िए, बाद में बता दूं। हाँ, पृष्ठ संख्या 53 और 54। एक जगह कोई और है पृष्ठ संख्या, एक और है, वो है 65 और 66। ये विलियम जोन्स कह रहा है बुद्ध भगवान को अबिसिनियाई है, इथोपियाई है। कब? 20वीं शताब्दी में। इसका लेखा लेखन पढ़ के, इतिहास पढ़ के जो रोए उसको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। राहुल सांकृत्यायन पक्का कम्युनिस्ट, अपना नाम बदल दिया। 1949 में किताब छपी, सोवियत मध्य एशिया, सब वहाँ मियाँ सब बैठे हैं, कम्युनिस्ट गरिया रहा है। स्टालिन की सेवा में गया, कह रहा है सब वही तो है जो भारत में है। बस बहुत बहुत आभार मैम। ऐसा लगा जैसे पूरा इतिहास सिमट के यहीं पर आ गया है। बहुत विस्तार पूर्वक आपने जानकारी दी, धन्यवाद। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं प्रोफेसर नीरजा गुप्ता जी को बुलाऊं, उससे पहले मैं उनका परिचय देना चाहूंगी। थोड़ा सा दे देती हूँ। जी मैम, डॉक्टर नीरजा गुप्ता सांची विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। डॉक्टर गुप्ता 2006 से 2012 तक अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय के विदेश शिक्षा कार्यक्रम की सलाहकार भी रह चुकी हैं। उन्होंने 1992 में मेरठ विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी। संस्कृत, गुजराती, मराठी, असमिया के अतिरिक्त उर्दू में भी ज्ञान रखती हैं। साथ ही प्राकृत जैसे प्राचीन भारतीय भाषा में भी उन्हें महारत हासिल है। अंग्रेजी के साथ साथ डॉक्टर गुप्ता रूसी भाषा में भी विद्वत्ता रखती हैं। मैडम बस हो गया, आइए स्वागत है। सादर नमस्ते। मंच पर आसीन विदुषी, विद्वत, हम सबकी मूर्धन्य इतिहासकार प्रोफेसर कुसुमलता केडिया दीदी, श्री मुकेश जी, संतोष जी, डॉक्टर सावित्री जी, अंतिम पंक्ति से अग्रिम पंक्ति तक बैठे आप सब मूर्धन्य विद्वान, साथी, भाई, परिचित, सांची विश्वविद्यालय के संपूर्ण परिवारगण, मैं नाम लेने में समय थोड़ा बचा रही हूँ। आप सबको मेरा सादर वंदन। एक ऐसे सत्र की अध्यक्षता दी गई जिससे अगर पीछा छुटाना हो तो कह दूं मैं इतिहास की विद्यार्थी नहीं हूँ, और यहीं से हमारा दोष आरंभ हो जाता है, क्योंकि इतिहास विषय नहीं है, इतिहास हम हैं और हम खुद को भूले हैं। हम विस्मृति के उस क्षण को ज्यादा एक तरह से उत्सव मनाते हैं, ये कह के कि ये तो हमारा विषय नहीं है। और ये जो मेमोरी लॉस है, यही कारण है कि हमें कोई भी रिप्लेस कर जाता है, क्योंकि हम श्रुति, स्मृति, महाकाव्य और भाष्य में सबसे ज्यादा यदि किसी पर विश्वास करते हैं तो भाष्य पर करते हैं, कमेंट्रीज पर करते हैं, लिखे हुए पर करते हैं। श्रुति हमें याद नहीं रहती, स्मृति को हम विस्मृति में बदल देना चाहते हैं। क्या कारण है कि राहुल गांधी सावरकर पर स्टैंड ऐसा लेते हैं जो इतिहास ही, क्योंकि ये इतिहास तो बहुत नजदीक का है, मैं यहाँ से ही शुरू करूँ।
ये तो बिल्कुल देखा हुआ इतिहास है। क्या कारण है? जब मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा दी गई लंदन में, तो इंडिया हाउस में एक सभा का आयोजन हुआ। उसमें सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने वो सभा बुलाई और ये एक प्रस्ताव पास किया गया कि यूनानिमसली हम मदन लाल ढींगरा को कंडेम करते हैं इस कृत्य के लिए। और उस सभा में सबसे पीछे सावरकर बैठे थे। वो खड़े होकर बोले, आप इस प्रस्ताव में यूनानिमस नहीं लिख सकते, मैं विरोध करता हूँ। और जब उन्होंने कहा मैं विरोध करता हूं, तो उनके बराबर में बैठे हुए एक कांग्रेसी ने उन्हें इतनी जोर से मारा कि उनके खून निकलने लगा और उनके बराबर में बैठे सावरकर के एक मित्र उनको वहां से ले गए। इसलिए कांग्रेस कभी सावरकर का पक्ष नहीं ले सकती, क्योंकि इतिहास गवाह है। 1962 में चीन के साथ युद्ध चल रहा था और उस युद्ध में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों का एक धड़ा था जो कम्युनिस्ट था, और वो उस चीन के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था, धन इकट्ठे कर रहा था। और उसका जो नेता था उसका नाम था मणिशंकर अय्यर। और ये मैं नहीं कह रही, 1972 में एक पुस्तक छपी जिसके एडिटर थे सलमान खुर्शीद। उसमें एक जापान में रहने वाले भारतीय लेखक ने इस आलेख को लिखा है। इतिहास हमारे सामने ऐसी ऐसी गवाहियां दे रहा है कि हम उन गवाहियों को भी ना पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, ना विमर्श बनाते हैं, क्योंकि हमें विस्मृति ज्यादा सूट करती है। लगातार ये स्वाधीनता का जो प्रश्न आया है, ये 1947 से नहीं आया है। हम तो कब से स्वाधीनता और स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। छोटे छोटे समाज, छोटी छोटी जातियां, छोटे छोटे समूह अपने अंदर भारत को जीवित रखकर उस किसी भी आक्रमणकारी को, किसी भी दलनकारी को, किसी भी एक ऐसे शक्ति को जो उन पर प्रभुत्व स्थापित कर रहा है, उसके सामने जागृत है। और वो भारत है। समस्या तब होती है जब भारत नहीं, इंडिया लड़ाई लड़ता है। 1885 में इंडिया का जन्म होता है। 1885 के बाद जो सामने लड़ाई आ रही है वो इंडिया की आ रही है। भारत तो लगातार चल रहा है। भारत ने 1857 में भी पौरुष दिखाया, भारत ने 1813 में भी पौरुष दिखाया। भारत लगातार चलता है, लेकिन 1947 में जो समाज जिस शक्ति को, राजनैतिक शक्ति को जाना चाहिए था, वो भारत को नहीं, इंडिया को जाता है। और क्योंकि वो इंडिया को जा रहा है, इसलिए हमारी सब चीज सो कॉल्ड एलीट हो गई है। हमारा लेखन एलीट हो गया, हमारा शोध एलीट हो गया, हमारे सब्जेक्ट्स एलीट हो गए, हमारे कपड़े एलीट हो गए, हमारे संस्थान एलीट हो गए। और उसमें से भारत धीरे 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 बहुत धीमी आवाज निकालता रहा। भारत तो आज भी है। स्वतंत्रता और स्वाधीनता का विमर्श 1947 के पहले का नहीं है। ये लड़ाई आज 47 के बाद ज्यादा बड़ी हो गई है, क्योंकि हम खुद को स्वतंत्र और स्वाधीन मान रहे हैं, पर इंडिया आज भी हमें गुलाम बनाए हुए है। इसलिए हम डीकोलोनाइजेशन की बात करते हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया हम मानते हैं डेवलप्ड कंट्रीज है, माफ कीजिए आज भी परतंत्र है, क्योंकि उनकी मोनार्क या उनका मोनार्क आज भी ब्रिटिश किंग है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्क किंग नहीं है। हमारे अपने राष्ट्रपति हैं, अपने राष्ट्रपिता हैं, अपने प्रधानमंत्री हैं। लेकिन हम विस्मृति को बहुत ज्यादा उत्सव की तरह मनाते हैं, क्योंकि इतिहास पढ़ने पढ़ाने का विषय बना दिया है, जबकि इतिहास हमें गढ़ने का विषय है। और यही हमारा विमर्श, जिसे हम कहें कि जब हम 1947 के पहले के अपने आंदोलन देखते हैं, तो चंद्रशेखर, राजगुरु, भगत सिंह या वो सब छोटे छोटे जैसे यहाँ मानगढ़ है या मोपला है, या ये भारत का संघर्ष है। और इंडिया का संघर्ष ब्रिटेन में रह रहे
उन सब बैरिस्टर्स ने भारत आकर किया जो बाद में कांग्रेसी कहलाए। हमें प्रॉब्लम नामों में नहीं है, हम प्रॉब्लम में एक ऐसे आक्रोश की बिंदु पर आज हम पहुंच गए हैं कि वो आक्रोश ढलकर अब या तो क्षोभ बन जाएगा या आंदोलन बन जाएगा। बहुत सालों तक वो क्षोभ बना रहा, हम और आप दुख मनाते रहे, पर अब दिख रहा है वो आंदोलन की तरह बाहर आ रहा है। इसीलिए हम रीराइट, पुनर्पाठ करने की बात कर रहे हैं। पर क्या पुनर्पाठ करें? दीदी ने इतने सारे अभी रेफरेंसेस दिखाए, ईमानदारी से कहिए कितने जाकर खरीद के पढ़ेंगे? हम क्षणिक उन्माद में आते हैं, हमें क्षणिक आंदोलन होता है, हम क्षणिक स्मृतियों से अपने आप को शांत कर लेते हैं, लेकिन उस देश के प्रति कर्तव्य को, आंदोलन को हम वैसा सतत नहीं चलाते जैसा भारत चला रहा था। हम वापस इंडिया बन जाते हैं। ये जो हम वापस इंडिया बनते हैं, इसकी श्रृंखला हमें ज्यादा पीड़ा देती है, ज्यादा क्षति पहुंचाती है, ज्यादा समाज को विघटित करती है, क्योंकि ये जो बाइनरीज हैं, रूरल, अर्बन, लिटरेट, इलिटरेट, मेल, फीमेल, ये यहाँ से निकली हैं। हमारा समाज कभी विघटित था ही नहीं, दलित हमारा शब्द नहीं था, जाति हमारे यहाँ उत्थान की परंपराओं में से एक थी। तो क्या हम इन रेफरेंसेस को अपनी स्मृति का भाग बना सके? क्या हम, बस एक लास्ट बात करती हूँ, दीदी ने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की बात की। दोनों जगह ऐसे ऐसे भीषण युद्ध जिसमें प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा एक रात में भारतीय सैनिक अगर अपने दिया हो, उन्होंने अपना आहुति प्राणों की, तो वो 4400 थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में एक रात में 22,000 भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इतने वर्ष हो गए, आज तक भी प्रथम विश्व युद्ध के 1.5 लाख और द्वितीय विश्व युद्ध के लगभग 18 लाख इतने सैनिकों को हम आज भी सो कॉल्ड शहीद, मार्टियर्स नहीं मानते हैं। उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन रेजिमेंट का, उनके पद का हमारे पास नहीं है। हमें फ्रांस जाना पड़ता है, फ्रांस के 2-3 गांवों की यात्रा करनी पड़ती है, वहां का गैजेटियर है, लेकिन उस गैजेटियर को भी हम नहीं बनाते, हम नहीं रिकॉग्नाइज करते। तो अगर आप इतिहास, मतलब मैं एक कदम और आगे चलूं, तो माइथोलॉजी को भी, मिथ को भी अगर हम सच मानने का साहस कर सके, तो हम पता करेंगे कि ये भी मिथ नहीं है, ये भी सत्य है। क्योंकि हमारे इतिहास के बहुत सारे धड़ों को, दीदी ने तो बहुत सारे उदाहरण दिए, आपने गजनी का दिया और सिकंदर का दिया, ये मिथ है, बड़ी बड़ी मिथ क्रिएट कर दी हैं। और मिथ को जब आप नैरेटिव बना देते हैं तो वो इतिहास बन जाता है। पर हमारा इतिहास पुराण है, पुराणों में आए हुए जो भी संदर्भ हैं वो सत्य है, इसीलिए पुराणों में आए हैं। बात को आगे नहीं बढ़ा रही, समय बहुत हुआ है और आप सबने मुझे ये अवसर दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आज यहाँ बोलने नहीं, सुनने आई हूँ। बहुत अच्छे आपके सेशन आगे के प्लान है। बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। अब मैं श्रीमती पूजा सक्सेना जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे समापन वक्तव्य के लिए आए। राष्ट्रीय संगोष्ठी स्वाधीनता आंदोलन का विमर्श तब और अब के उद्घाटन सत्र के पूर्ण होने पर स्वराज संचालनालय, दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान और धरोहर संस्था की ओर से मैं यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों और प्रतिभागियों के प्रति आभार प्रदर्शित करती हूँ। आज के उद्घाटन सत्र में हमारे मंचासीन अतिथि डॉक्टर नीरजा गुप्ता का उद्बोधन हमें सदा प्रेरित करता है
और आज भी आपने मार्गदर्शन दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारी आज की वक्ता प्रोफेसर कुसुमलता जी का, केडिया जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। आपने तथ्यों के साथ ज्ञान की जो धारा बहाई, हम सभी उसमें बह गए, वह अतुलनीय है। इतिहास की विद्यार्थी होने के नाते तो कई बार मैंने आपके चरण स्पर्श कर लिए। हमारे सभागार में आमंत्रित विशिष्ट अतिथि श्री प्रफुल्ल केतकर जी, संपादक ऑर्गेनाइजर श्री आशुतोष भटनागर जी, निदेशक जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र श्री प्रशांत पॉल, वरिष्ठ इतिहासकार श्री दीपक शर्मा जी, सचिव दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान का भी मैं हृदय से आभार प्रदर्शित करती हूँ। हमारे सभागार में श्री मनोज श्रीवास्तव जी, श्री विजय मनोहर तिवारी जी, श्री डॉक्टर अलकेश चतुर्वेदी जी, डॉक्टर नारायण व्यास, डॉक्टर धर्मेंद्र पारे भी यहाँ उपस्थित हैं। आपके आगमन पर बहुत बहुत आभार। हमारे सभी कार्यक्रमों में यहाँ के जितने भी महाविद्यालय हैं सदा सहयोग प्रदान करते हैं, आज के कार्यक्रम में भी कर रहे हैं। डॉक्टर रुचि घोष, डॉक्टर पुष्पलता चौकसे, डॉक्टर ममता जंसोरिया, डॉक्टर अमिता सिंह, डॉक्टर वीणा मिश्रा, डॉक्टर अल्पना त्रिवेदी, डॉक्टर ओपी शर्मा, श्री राहुल सिंह परिहार, डॉक्टर दीपा सिंह, आप और आपके सभी विद्यार्थी यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सभी उपस्थित प्रतिभागी जो रिसर्च पेपर पढ़ेंगे और सुनेंगे, उन लोगों का भी बहुत बहुत आभार। मीडिया का भी मैं विशेष आभार देती हूँ। व्यवस्थापन में लगी हमारी सभी कार्यकर्ता, विद्यार्थियों की टीम जिन्होंने इस कार्यक्रम को सहज और सरल बनाया, उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद और प्रेम। यह कार्यक्रम स्वराज संस्थान के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस आयोजन के लिए प्रोफेसर संतोष वर्मा जी का बहुत बहुत आभार। हमें स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अवसर दिया, उसके लिए मैं अपनी सहयोगी सचिव डॉक्टर सावित्री और अपनी ओर से डॉक्टर मुकेश मिश्रा जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। पुनः आभार सहित बहुत बहुत धन्यवाद।